देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा आज सवालों से शुरू करना चाहता हूँ। क्या किसी ऐसे राज्य में निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार की जा सकती है जहाँ हजारों लोग अपने ही घरों में बेघर हो? क्या लोकतंत्र का सबसे बुनियादी वोट देने का अधिकार उन लोगों तक पहुँच सकता है जो आज भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर है? और अगर नहीं पहुँच सकता तो फिर हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मणिपुर में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 30 मई से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। 5 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होनी है और सितंबर में अंतिम सूची जारी होगी। लेकिन इसी बीच मणिपुर की सबसे बड़ी कुकी संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लगभग 60,000 कुकी समुदाय के लोग आज भी आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। वो अपने घरों में नहीं लौट पाए। बहुत से लोग राहत शिविरों में हैं, बहुत से लोग राज्य के बाहर हैं। ऐसे में उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे सामान्य परिस्थितियों की तरह एसआईआर प्रक्रिया में भाग ले? सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग और सरकार ने पहले यह सुनिश्चित किया कि हर विस्थापित नागरिक तक यह प्रक्रिया पहुंचे? क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाई गई? क्या उनके खोए हुए दस्तावेजों के विकल्प उपलब्ध कराए गए? या फिर उनसे कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी समस्या का समाधान खोजिए? लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब यह सुनिश्चित करने का नाम भी है कि एक भी नागरिक से उसके अधिकार छीन न लिए जाएं। अगर हजारों लोग अपने ही घर से बेघर हो फिर भी मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया उसी तरह चलाई जाए जैसे सब कुछ सामान्य हो, तो क्या यह वास्तव में निष्पक्ष प्रक्रिया कही जा सकती है? सोचिए, एक व्यक्ति जिसने हिंसा में अपना घर खो दिया, जिसके दस्तावेज जल गए, जो राहत शिविर में रह रहा है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रखना कितना कठिन काम होगा। बंगाल में हमने देखा कि लाखों ऐसे लोग थे जिनके पास वैध दस्तावेज मौजूद होने के बाद भी उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और उनसे मताधिकार छीन लिया गया। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो करगिल युद्ध के वक्त भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और ऐसे लोग भी शामिल थे जो इतने गरीब थे कि वो अपनी मजदूरी को छोड़कर ट्रिब्यूनल के लाइन में खड़े नहीं हो सकते थे। दिल्ली स्थित मणिपुर ट्राइबल्स फोरम ने भी चेतावनी दी है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया अनजाने में हिंसा और विस्थापन के परिणामों को वैधता दे सकती है। मणिपुर में एसआईआर के प्रभावों को आप इसी से समझिए कि अगर किसी इलाके में बड़ी संख्या में लोग हिंसा के कारण पलायन कर गए और बाद में मतदाता सूची में उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया, तो क्या यह भविष्य की राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा? क्या यह संभव नहीं है कि आज की प्रशासनिक प्रक्रिया कल के राजनीतिक परिणाम तय कर दे? और अगर ऐसा है तो क्या इस प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती जानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर में आखिर स्थिति सामान्य हुई कब? एक तरफ सरकार कहती है कि हालात सुधर रहे हैं, इसी दौरान हर हफ्ते मणिपुर से हिंसा की खबरें राजनीतिक परिदृश्य में तैरने लगती। सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ रिलीफ कैंपों में अभी तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बीते 5 जून की सुबह कांगपोकपी जिले में 3 कुकी लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें एक महिला भी शामिल थी। 7 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। हिंसा शुरू होने के 3 साल बाद भी अगर ये स्थिति है कि लोग अभी भी मारे जा रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग अब इन उजड़े हुए घरों में जाकर यह कहेगा कि अपने कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए? कुकी इनपी संगठन का कहना है कि वो एसआईआर के विरोध में नहीं है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कोई भी विस्थापित व्यक्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रह जाए। क्या यह मांग भी अनुचित है? क्या यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है? किसी भी लोकतंत्र की ताकत इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसने कितने चुनाव कराए। उसकी ताकत इस बात से मापी जानी चाहिए कि पायदान पर खड़े सबसे अंतिम, कमजोर और सबसे असुरक्षित नागरिक को उसने इस प्रक्रिया में कितना शामिल किया है। मणिपुर में आज भी हालत यह है कि लोग अपने ही जन्मभूमि को 2 टुकड़ों में बंटते हुए देख चुके हैं। कुकी समुदाय मैतेई मोहल्ले में नहीं जा सकते और मैतेई लोग किसी कुकी इलाके में नहीं जा सकते। अगर पति पत्नी 2 अलग समुदायों से आते हैं तो दोनों अपने ही राज्य में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। ये स्थिति, क्या मणिपुर में भी महिलाओं से अब यह कहा जाएगा कि अपने पति के कागजात लेकर आइए?
चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो लोग मणिपुर में अपना घर, गली, मोहल्ला सब कुछ छोड़कर बीते कई सालों से रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, उनसे कौन से कागजात मांगे जाएंगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने की स्थिति नहीं रही तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सगोलबंद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के लोकेन ने 17 मई को कहा कि मणिपुर की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए एसआईआर कराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में लगभग 27 लाख मतदाताओं से उनका मताधिकार छीना गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। क्या मणिपुर में भी यही चीज दोहराई जाएगी? क्या मणिपुर भी ज्ञानेश कुमार की चुनावी प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा? मणिपुर में भी अगर यही चीज दोहराई जाती है तो हिंसक घटनाओं की एक नई खेप की जमीन सरकार खुद तैयार कर रही है। देखते रहिए, दिखाते रहिए वीटी चौक। शुक्रिया।